आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो आप लोग को जैसा दिख रहा है क्या है, कंप्यूटर का ब्लॉक रेखा चित्र एवं कार्य प्रणाली, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग प्रोसेस। ये समझ लीजिए कि सबसे ज़रूरी टॉपिक है स्टार्टअप का ये, क्योंकि अभी तक हमने बस इंट्रोडक्शन देखा था, बट एक्चुअली में कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कार्य कैसे करता है, उसका एक ये आर्किटेक्चर डायग्राम। तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सुनने और समझने दोनों की चीज़ें हैं। इसी फंक्शनिंग के आधार पे आपको आगे समझ में आ गया कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या मेंशन्ड है कि कंप्यूटर एक तंत्र है, एक तंत्र के रूप में काम करता है, एक सिस्टम के रूप में काम करता है। यानी कि हमारे सामने एक वर्ड आया क्या, सिस्टम। आई होप सिस्टम का मतलब सब लोग समझ पाए। देखिए ये सिस्टम वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, ये आपके सामने साइंस में कई बार आ चुका होगा। लाइक आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम। तो आखिर सब के आगे हम लोग बोलते हैं ना, या ऐसे भी पॉलिटिक्स की भाषा में कहते हैं ये पूरा सिस्टम खराब है ना। तो आखिर हम किसको सिस्टम कहते हैं? तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि सिस्टम एक ग्रुप है, कहीं ना कहीं कई चीज़ों को एक साथ मिला के हम सिस्टम कहते हैं ना। तो सेम है, यहाँ पे बात हो रही है कंप्यूटर एक सिस्टम के रूप में काम करता है। मतलब ये है, इस लाइन से ये समझ में आ जाना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम अकेला वर्क नहीं करता होगा, इसके अंदर कई सारे पार्ट्स या कई सारी चीज़ें मिलकर एक सिस्टम बनाती होगी, है ना। और ये सब मिलकर हम उसको एक बोल रहे हैं क्या, कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम आगे समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम आखिर है क्या। तो सिस्टम जस्ट अ ग्रुप ऑफ समथिंग, एनीथिंग। अब यहाँ पे ग्रुप क्या है, तो यहाँ पे ग्रुप में कुछ पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे जो तंत्र की बात की गई है, यहाँ पे इसके अंदर 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है आपका सिस्टम यूनिट, है ना, जिसको सिस्टम यूनिट या सिस्टम इकाई कह सकते हैं। दूसरा हमारा है इनपुट यूनिट और तीसरा है आउटपुट यूनिट। यानी कि यहाँ पे जिस सिस्टम की बात हो रही थी वो सिस्टम 3 चीज़ों से मिलके बना। सबसे पहला क्या है बेटा आपका सिस्टम यूनिट, दूसरा क्या है इनपुट यूनिट और तीसरा क्या है आउटपुट यूनिट। इन तीनों को मिला के एक हम क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। ये सवाल भी आ सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वी कैन से दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट यूनिट, सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। इन तीनों इकाई का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम। कोई दिक्कत? एक एक करके हम तीनों सिस्टम को देखेंगे। तो सबसे पहली इकाई हमारी क्या है बेटा, सिस्टम यूनिट। ये क्या लिखा है, देखिए यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मुख्य भाग क्या है आपका, सिस्टम यूनिट, जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू होता है। मतलब सिस्टम यूनिट हमारे कंप्यूटर का वो भाग है जिसके अंदर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट सीपीयू और मदरबोर्ड की बात हो रही है, ये इसी यूनिट के अंदर होता है। ठीक है, मैं एक एक करके बताता हूँ। सीपीयू के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। इसका मतलब ही है, इसको केंद्रीय का मतलब क्या होता है, सेंट्रल, बीच का एक ऐसा हिस्सा जो सभी चीज़ों को कंट्रोल करता होगा। जैसे हम बात करते हैं ब्रेन का, तो यहाँ लिखा भी है देखिए कि जो एक मदरबोर्ड होता है और सर्किट होता है, और हम सीपीयू को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं ना, कंप्यूटर का दिमाग। तो यहाँ पे ब्रेन वर्ड यूज किया गया। ऑब्वियसली ब्रेन वर्ड हमारे लिए बना है ना, इंसान के लिए या हर वो एनिमल्स जिसके पास ब्रेन होता है। तो आखिर हमारे बॉडी में ब्रेन का रोल क्या होता है, दिमाग का रोल क्या होता है? अगर मैं पूछूं आपसे कि हमारे बॉडी में ब्रेन का रोल क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा आसान भाषा में कहूँ, कि ब्रेन जो हमारे बॉडी में है वो 2 काम करता है, कंट्रोल का एंड कोऑर्डिनेशन का। ये दोनों वर्ड ब्रेन के लिए बने हैं। यानी कि ब्रेन हमारा वो यूनिट है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का भी काम करता है, और कोऑर्डिनेट मतलब दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ, कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल रख के काम करवाता भी कौन है, ब्रेन। यही दोनों काम, मेन काम तो यही करता है ना।
अगर मान लो मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं कुछ लिखने के लिए कह रहा हूँ, तो उन चीज़ों को आप लिखोगे कैसे? समझने का काम कौन करेगा? ब्रेन का हिस्सा। और लिखने का काम कौन करता है? हाथ। लेकिन हाथ को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ब्रेन। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि दैट्स अ कोऑर्डिनेशन यूनिट। और कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन का जो 3 पार्ट है वो पार्ट, ठीक है। सेम वही काम हमारा CPU भी करता है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग CPU को क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि जितनी भी चीज़ें प्रोसेस हो रही है वो पार्ट कौन कंट्रोल करता है? CPU। क्लियर हो रहा है? और ये जो CPU है, बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो कहाँ होती है? मदरबोर्ड के अंदर। अब ये मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड शायद आप कुछ लोगों ने देखा भी होगा। ये ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। मैंने आपको एक दिन सिस्टम साइड दिखाया था, तो मैंने अंदर दिखाया था कि इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड वो हिस्सा है जिसके अंदर जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज होते हैं, मतलब जो भी IC, चिप, सर्किट, ट्रांजिस्टर, जो भी चीज़ लगा है वो सब मदरबोर्ड के अंदर ही लगा होता है, ठीक है। जितने भी केबल्स, वायर्स लगे होते हैं सब उसी के अंदर इंजेक्ट होते हैं। पावर कनेक्शन बोर्ड का सब वहीं से जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो बोर्ड है जिसके अंदर सारे जितने भी कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स होगा वो सब उसी के अंदर असेंबल किया हुआ है, एक्सटर्नल पार्ट, पावर को छोड़ के। मैंने एक बार आपको बताया भी था कि इसको मदरबोर्ड, कुछ बच्चे के मन में ये सवाल होता है कि सर इसको मदरबोर्ड ही क्यों कहते हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है और कहीं नहीं इसका आंसर भी किसी बुक्स में नहीं है कि इसको मदरबोर्ड क्यों कहा जाता है। जिन्होंने इसका नाम रखा, अब उनके अंदर मन में आया होगा, उन्होंने रख दिया। हाँ, एक छोटा सा लॉजिक समझ में आता है, क्योंकि ये मदर नाम देने का एक रीज़न क्या होता है कि माँ का अर्थ क्या होता है? माँ को दूसरी भाषा में कहा जाता है जननी, जन्म देने वाली, साथ में पालन पोषण करने वाली। यानी कि माँ हमारे घर में जन्म देने से लेके पूरे घर का को संभालने का काम कौन करती है? माँ। उसके इर्द गिर्द हमारे पापा हो, बच्चे हो, दादा दादी हो, मतलब सब एक सेंट्रल के रूप में घूमते रहते हैं माँ के इर्द गिर्द, है ना। और उन सबको कंट्रोल करने का काम करती है ना। तो सेम एज ये मदरबोर्ड में भी क्या है? जितनी भी चीज़ें हैं सब उसी के अंदर तो असेंबल्ड है, सब उसी के चारों ओर घूम रहे हैं। घूमने का मतलब है असेंबल्ड है, इंस्टॉल्ड है, और वहीं से सारा वर्किंग होता है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? मदरबोर्ड। और ये किसके अंदर होता है? सिस्टम यूनिट के अंदर। तो क्या सिस्टम यूनिट हमारी सबसे मुख्य भाग नहीं हो गया, है ना? इसीलिए हम कहते हैं कि सिस्टम यूनिट हमारे कंप्यूटर का क्या है? सबसे मुख्य भाग होता है। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, और भी आगे हम लोग करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ आप लोग को क्लियर होती रहेगी। इसके बाद सेकेंड पार्ट हमारा क्या है बेटा? इनपुट यूनिट, ठीक है, इनपुट यूनिट। अब ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे, बट हम प्रोसेस किसको करेंगे? आखिर किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए इनपुट तो चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मान लीजिए, मैं आपको बोलूँ बेटा 2 का टेबल लिखिए, ठीक है, तो आप 2, 4, 6, 8, 10 जो भी लिखेंगे, आखिर इंसर्ट कैसे करेंगे? आखिर कीबोर्ड से बटन दबाएंगे ना, 2, 4, 6, 8, 10, तभी तो अंदर कुछ जाएगा, है ना। और उसको CPU समझेगा या बाकी प्रोसेसिंग होगी, फिर आपके जो भी वर्क होना होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? इनपुट। अगर आपको खाना बनाना है, आप सब्जी ही नहीं लाओगे, काटोगे नहीं, रॉ मटेरियल्स ही नहीं होगा, तो खाना बन पाएगा क्या? तो सबसे ज़रूरी चीज़ है खाना बनाने के लिए खाने का सामान तो लेके आओ। तो ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि डेटा तथा प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली डिवाइसेज इनपुट यूनिट कहलाती है। और इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस पॉपुलर क्या क्या होता है? आपका कीबोर्ड, आपका माउस, फ्लॉपी डिस्क अब यूज होता नहीं है, स्कैनर, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके हम अंदर सॉफ्ट कॉपी में इंसर्ट करते हैं। ये सभी कैसे डिवाइसेज है बेटा? इनपुट डिवाइसेज, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इनपुट इकाई होगी जो इनपुट देने का काम करता है, ठीक है। अब बताओ, इनपुट हो गया, सिस्टम यूनिट ने प्रोसेस कर दिया, तो सबसे फाइनल चीज़ क्या है? आउटपुट। अभी मैं ही आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें लिख पा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। अगर स्क्रीन में बंद कर दूँ तो मैं यहाँ पे तो काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ दिखाई देगा क्या? तो हम कोई भी चीज़ लिखते हैं उसके लिए हमको एक आउटपुट चाहिए, दिखाई बाहर चाहिए उसका। तो उसके लिए क्या है? तीसरी इकाई काम करती है, जिसको हम निर्गम इकाई बोलते हैं। वो क्या है? हमारा आउटपुट यूनिट होता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्तियाँ आउटपुट यूनिट कहलाती है। मतलब देखो, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर ये डिजिटल कंप्यूटर है, ये बाइनरी डिजिट्स को समझता है।
तो हम यहाँ पे जो कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं वहाँ पे अंदर में मशीन का लैंग्वेज में वो बाइनरी 0-1 में चल रहा होगा, लेकिन आपको आउटपुट किस भाषा में दे रहा है, हिंदी या इंग्लिश में, ताकि आप उसको समझ पाओ। और आउटपुट कहाँ दे रहा है, उसके लिए मॉनिटर चाहिए कि नहीं चाहिए, टीवी डिस्प्ले चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये जितने भी है ना, मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, प्रिंट करना है तो प्रिंटर से हार्ड कॉपी में करते हैं, स्पीकर है, आवाज़ सुना हो तो गाना सुनाई देता है, ये सभी आपके क्या है, आउटपुट यूनिट्स है। जो आप इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद बाहर एज ए रिजल्ट आपको दिखाता है या सुनाता है या प्रिंट करके देता है। क्या क्लियर हो रहा है? तो और ये तीनों यूनिट एक साथ मिलके क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम। इनको एक साथ क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब इस कंप्यूटर सिस्टम ये काफ़ी चीज़ इसमें सीखने वाली है, एक एक हम इसको और ब्रीफ में सीखेंगे। बस अभी मैंने आपको ये बताया क्या कि ये तीनों का मतलब क्या है, ये तीनों यूनिट है क्या। सबसे ज़रूरी डायग्राम जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है। ठीक है, मैंने एक याद होगा आपको, एक क्लास में बताया था कि हमारे कंप्यूटर का जो डिफिनीशन है उस क्रम में भी मैंने बताया था कि कंप्यूटर को हम 3 वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, है ना। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको बोलते हैं कंप्यूटर ब्लॉक आर्किटेक्चर या कंप्यूटर आर्किटेक्चर डायग्राम। यही वो डायग्राम है जिसके द्वारा आप ये बता सकते हो कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ध्यान से सुनिएगा, ये वही सिस्टम यूनिट को तीनों भाग को एक साथ आपको अरेंज करके दिखाया गया। सबसे पहला काम हमारा क्या करेगा, इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, कीबोर्ड का, माउस का, है ना, स्कैनर का। इसके द्वारा आपने क्या हो गया, इनपुट दे दिया, जो भी आपको इनपुट देना था। ठीक है, अब ये इनपुट जाएगा कहाँ, तो ये जाएगा हमारा सिस्टम यूनिट के अंदर, यानी कि सीपीयू वाले पार्ट में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, आपका केंद्र में बैठ के बीचों बीच सीपीयू। अब देखो इस सीपीयू के अंदर 3 हिस्से हैं, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और तीसरा है एमयू मेमोरी यूनिट, जिसके भी 2 भाग यहाँ पे दिखाए गए हैं। और फिर ये होगा आउटपुट यूनिट में। तो हम लोग एक एक करके इस डायग्राम को आगे समझेंगे कि आखिर सीपीयू के अंदर एएलयू, सीयू और एमयू का काम क्या होता है, क्योंकि यहाँ से सवाल बार बार आपके पूछे जाएंगे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है और मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है। क्योंकि इनपुट और आउटपुट तो बच्चे समझ जाते हैं कि इनपुट का मतलब है इनपुट देना और आउटपुट का मतलब है मॉनिटर, लेकिन बच्चे फंसते का है सीपीयू के अंदर आके। जब बात आती है एएलयू, सीयू और एमयू की, वहाँ पे भूलते हैं बच्चे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, और जहाँ पे डाउट होगा इसको जब अगर किसी का छूट जाए तो इसी के लिए मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा आपको दिखे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, सीपीयू की। ये क्या लिखा है, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है, मैंने आपको जस्ट बताया था। यह निर्देशों का क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन करने के लिए उन्हें पढ़ता है, व्याख्या करता है, नियंत्रण करता है और संगणना कैलकुलेशन करता है। यानी कि सीपीयू एक रोल नहीं प्ले करता, है ना, ये समझना, कंट्रोल करना, मैंने बताया था ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण करना, कैलकुलेशन करना, ये सारी चीज़ें हमारा सीपीयू ही करता है। इसीलिए इन सीपीयू के तीनों भागों का एक रोल है। मैंने आपको पहला भाग क्या बताया था बेटा, नियंत्रण इकाई यानी कि सीयू कंट्रोल यूनिट। पहला पार्ट क्या था हमारा, सीयू कंट्रोल यूनिट। दूसरा पार्ट क्या था, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा पार्ट क्या था हमारा, मेमोरी यूनिट, जिसके अंदर 2 पार्ट आएंगे आपके मेमोरी यूनिट में। ठीक है, या इसको स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है, पॉपुलर ये मेमोरी यूनिट नाम से ही होता है। और ये सभी क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। जो हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था वीएलएसआई टेक्निक्स, उसके अंदर देखा था कि वीएलएसआई जस्ट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में। और कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जितना ज़्यादा लगा होगा उतना ही अच्छा कार्य करेगा कंप्यूटर आपका। ठीक है, ऑब्वियसली दाम भी बढ़ेगा। तो इसके अंदर देखिए, इस माइक्रो प्रोसेसर के आंतरिक संरचना में 3 भाग होते हैं, सीयू जिसके अभी हम बात कर रहे थे, एएलयू, रजिस्टर और इंटरनल बस। अब यहाँ पे रजिस्टर और इंटरनल बस भी आया है, इसकी चर्चा हम लोग आगे की क्लासों में करेंगे। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर क्या था बेटा, इसके आविष्कार से पहले कंप्यूटर में आपको याद होगा कि हम लोग क्या यूज करते थे, ट्रांजिस्टर का।
लेकिन यहाँ पे देखो यही होता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसके अंदर ये चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ये सारे आपके लगे होते हैं, है ना। ये आपके CU, ALU और रजिस्टर्स हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि ये हार्डवेयर की चीज़ें हैं। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, ये भी सवाल आ सकता है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था। इसको बनाने वाली कंपनी थी इंटेल कॉरपोरेशन। काफ़ी पॉपुलर कंपनी और काफ़ी बड़ी कंपनी है। ये ज़्यादातर माइक्रो चिप में डील करती है। और ये जो इंटेल कॉर्पोरेशन, ये जो ट्रांजिस्टर होता है, ये जो डिवाइस होता है, ये बना होता है किसका? सेमीकंडक्टर का, अर्धचालक का। ठीक है, सेमीकंडक्टर आप लोग जानते हैं, आप लोग ऐसे भी साइंस में बहुत स्ट्रांग है, तो आप लोगों को पता होगा सेमीकंडक्टर का मतलब होता है व्हाट? अर्धचालक। अर्धचालक मतलब जो ना कुचालक हो ना सुचालक हो, ना गुड कंडक्टर हो ना बैड कंडक्टर हो, ये अर्धचालक होता है। कंडक्टिंग करता भी है, नहीं मतलब कम करता है, ज़्यादा नहीं करता। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं सिलिकॉन। आपको पता है सिलिकॉन बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा सिलिकॉन के अलावा भी जर्मेनियम होते हैं इसकी कैटेगरी में, वही चले। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है? सिलिकॉन का। इसी सिलिकॉन का आपका पेन ड्राइव भी बनाया जाता है, मेमोरी कार्ड भी बनता है। वो जो दिखता है ना प्लेट टाइप का चिप्स दिखता है, वो आपका सिलिकॉन ही होता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं बेटा? आपका सेमीकंडक्टर होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि ये जो बनता है वो किसका बनता है, धातु का नाम क्या है? तो ये धातु और धातु नहीं होता, ये अर्धचालक होता है, अर्धधातु सेमीकंडक्टर होता है ये। ठीक है, और ये सिलिकॉन का बनता है। तो चलिए अब हम लोग कंट्रोल यूनिट समझते हैं कि आखिर ये नियंत्रण इकाई जिसकी हम बात कर रहे थे क्या है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसका नाम है कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई। तो इसके नाम से हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं नियंत्रण करने का काम करता होगा। ठीक है, इसको आप एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझिए। मुझे बताइए आपके क्लास में टीचर का रोल क्या होता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर? पढ़ाना? जी नहीं, टीचर्स पढ़ाते तो सब है, लेकिन टीचर का रोल क्लास में सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पढ़ाने के साथ क्लास को कंट्रोल करना। अब सोचिए, एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाने में हो और उसके क्लास में सारे बच्चे शोर कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो, कोई अपनी दुनिया में, कोई गाना गा रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, क्या वो शिक्षक पढ़ाने में सफल होगा? आपको लगता है कि कोई बच्चा समझ पाएगा उनकी बातों को? नहीं समझ पाएगा। हाँ, वो तभी संभव है जब बच्चा उस टीचर की बात को सुने, शांतिपूर्वक समझे, जैसे अभी आप लोग शांतिपूर्वक हो। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि टीचर्स इज नॉट ओनली प्ले द रोल ऑफ टीचिंग, है ना, इट इज वर्क एज लाइक एज अ कंट्रोल यूनिट ऑल्सो। ये एक नियंत्रण इकाई की तरह कार्य करता है। जब टीचर नहीं होता क्लास में, अब क्या करते हो? हर वो काम जो नहीं करना चाहिए, मारपीट करना, हल्ला करना, शोर करना, गाना गाना, कचरा फैलाना, खा लेना, करते हैं ना। इसका रीज़न क्या होता है कि टीचर्स क्लासरूम में नहीं होता है। जब एक कंट्रोल यूनिट नहीं है तो सारा काम बिगड़ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस लगी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर सोचो उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, तो हम मान लो कीबोर्ड से प्रेस करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो उसका आंसर उसको देना चाहिए 12। उसका मर्जी वो दे देगा 14, 14, उसका मर्जी वो 16। वो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन के बदला एडिशन करके दे दे। नहीं, कुछ भी कर सकता है ना जब कंट्रोल ही नहीं होगा। तो क्या हम इसलिए कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं क्या? नहीं ना। देखिए वही चीज़ें हैं, यह कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। यानी कि कंप्यूटर में जितने इंटरनल वर्क्स होते हैं सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जब मैंने अभी समझाया था कि जब हम इनपुट देते हैं और उसी के बेसिस पे हमको जो आउटपुट मिलता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। यह मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती है तथा उनकी व्याख्या करती है। अब ये मेमोरी को पढ़ेंगे तो जो मेमोरी के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको रीड करना, उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है, तथा ALU में मेमोरी में वांछित क्रिया संपन्न करने के लिए निर्देश देती है। यानी कि ये कंट्रोल करने के बाद फिर कहाँ भेज देता है डेटा को? ALU के पास, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, कि अब तुम इसके हिसाब से काम करके दो। जैसे हम लोग करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, आपको एक होमवर्क देते हैं या क्लास वर्क देते हैं कि बेटा अब ये काम करके दिखाओ, करते हैं ना। तो वही चीज़ वो कमांड किसको देता है? ALU और मेमोरी को। यह ALU को बताता है कि डेटा मेमोरी में कहाँ स्थित है। यानी कि ये इंडिकेशन देने का भी काम करता है कि जो डाटा आपने दिया है वो मेमोरी के किस पार्ट में है, वहाँ से उठा के आपको काम करना है, और उसके पश्चात रिजल्ट देना भी उसका काम है। ठीक है, निष्कर्ष या रिजल्ट भी वो निकालता है।
तो एक तरह से आपने देखा यहाँ पे कि सारी इंटरनल वर्क्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट के साथ कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करने का भी काम कौन करता है, सीयू, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा इसका वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने जैसा कंट्रोल यूनिट ने अपना काम कर दिया, अब इसने क्या हुआ, डेटा को कहाँ भेजा बेटा, ALU के पास, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। अब जैसा इसका नाम है अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, मतलब तो इकाई होता ही है। अगर इसका मतलब आपको समझ में आए तो भी आप आंसर लिख सकते हो। अरिथमेटिक मतलब अंक गणित, अंक से रिलेटेड कैलकुलेशन, ठीक है, और लॉजिक मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस। बात समझ में आ रहा है? लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ सोचने वाला वर्क, कुछ प्रोग्रामिंग, दैट ऑल आर द लॉजिकल ऑपरेशन। सोचने वाला जितना भी काम होता है, और कैलकुलेशन जितना भी जो बाकी चीज़ें हैं वो आपके अंक गणित अरिथमेटिक का पार्ट है। दो का टेबल लिख रहे हैं, कीबोर्ड पर कोई अंक डाल रहे हैं, कुछ भी करे, दे ऑल पार्ट ऑफ अरिथमेटिक। ताकि हम लोग कंप्यूटर में यही तो दो काम करते हैं, या तो हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं या फिर लॉजिक वाला काम करते हैं। ठीक है, तो अगर जो डेटा हमने दिया, सीयू ने दिया, अगर वो अरिथमेटिक डेटा होगा तो उसमें अरिथमेटिक वाला काम कर लेगा वो, अगर लॉजिकल डेटा होगा तो लॉजिक यूनिट काम करेगा। ठीक है, इसीलिए ALU बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क रोल प्ले करता है। क्या है, यह यूनिट अंक गणित क्रियाएं तथा तार्किक क्रियाएं करती है, जो मैंने अभी बताया आपको। अंक गणित क्रियाओं में क्या है, देखो, जोड़, बाकी, गुना, भाग, ये सारे आपके शामिल है। ALU में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो अंक गणितीय करना सक्षम में होता है, और इसीलिए इसके अंदर कुछ ना कुछ अलग डिवाइसेज लगे होंगे, कुछ चिप्स लगा होगा, कुछ सर्किट लगा होगा जो इस पार्ट को कंट्रोल करता होगा। ठीक है, तार्किक क्रियाओं में यानी लॉजिकल में ALU दो संख्याओं की डेटा की तुलना करना, निर्णय लेने का काम करता है, परिणाम अथवा हाँ में नहीं। जैसे इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपका एक रिपोर्ट कार्ड हमें बनाना है। ठीक है, मैं आपका इस टीचर्स आपका रिपोर्ट कार्ड जैसे बनेगा हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम का, तो उसमें क्या होता है, मान लो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं 33 100 में, है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। मान लो 100 में 33 पास हो रहा है, हमारे स्कूल में 500 बच्चे हैं, हमें सबका रिजल्ट कार्ड देना है। अब सोचो अगर हम एक एक बच्चों का पास नंबर देने के बाद पास और फेल निकाले तो हमारे लिए कितना टफ वर्क है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा कमांड दे दूँ, जैसे एक्सेल में होता है, अगर मैं कभी आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे मैं अगर दे दूँ कि मान लो मैंने वहाँ पे एक डेटा दे दिया कंप्यूटर को कि अगर जिस बच्चे का मार्क्स 33 से ज़्यादा है, ग्रेटर दैन 33 है, उस बच्चों को आप पास लिख दो। ठीक है, और जिसका 33 से कम है उसको आप फेल दिखा दो। यानी कि हमने जैसे ही 500 बच्चों का मार्क्स डाला और ये उसमें सेट कर दिया इफ़ ऑपरेशंस लगा के, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पास या फेल बताएगा कि नहीं बताएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या बता देगा, जिसका 33 से ज़्यादा मार्क्स दिखेगा उसको क्या दिखा देगा, पास, और जो 33 से कम होगा उसको क्या दिखा देगा, फेल। तो क्या वहाँ पे कंप्यूटर सोचने का काम नहीं कर रहा है, वो लॉजिकल ऑपरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम तो एक बार बता दिए उसको कि बेटा ऐसे काम करना है, अब वो खुद कर रहा है ना, वो तो खुद करके दे रहा है आपको डाटा। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस, इस टाइप के कार्य को करना। बात समझ में आ रहा है। अरिथमेटिक के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, लॉजिक के अंदर जो लॉजिक वाला वर्क होगा, और ये दोनों काम कौन करता है, ALU। और करने के बाद ये वापस किसको दे देता है, मेमोरी यूनिट को, यानी कि वहाँ से ये डेटा को किसको ट्रांसफ़र कर देता है, मेमोरी यूनिट को। यानी कि CU ने अपना काम कर दिया, ALU ने अपना काम कर दिया, और उसके बाद डेटा कहाँ पहुँच गया बेटा, मेमोरी के पास। अब सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका मेमोरी, क्योंकि मेमोरी काफ़ी क्वेश्चंस को कैरी करता है, काफ़ी सवाल आते हैं आपके टेस्ट में मेमोरी से। तो मेमोरी का मतलब ही है दिमाग, है ना। जिस तरह से मनुष्य के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है जिसे स्मृति कहते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है। अब मुझे बताइए, हमने जो भी वर्क किया, क्या उनको सेव करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर हम कोई फाइल बनाएंगे, आपका रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, तो बनाया, कंप्यूटर कर दिया, डिलीट मार देंगे। हम इसीलिए सेव करेंगे ना कि आगे भी हम उसको वर्क कर सकें। तो आखिर इन डेटा को हमें कहीं ना कहीं तो स्टोरेज में सेव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, मेमोरी, स्टोरेज। ठीक है, तो मेमोरी के पास अपना कैपेसिटी होता होगा, एक साइज होता होगा, एक एड्रेस होता होगा, तभी तो वो सेव कर पाता है ना। तो इसीलिए
ये समझ लीजिए कि बिना कंप्यूटर के दिमाग, मेमोरी के दिमाग काम कर ही नहीं सकता कंप्यूटर। मेमोरी को मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, और दूसरा होता है आपका बाह्य मेमोरी। मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बताई हुई है, याद होगा आपको तो, कि कंप्यूटर में 2 टाइप की मेमोरी होती है। एक आपका मेन मेमोरी होता है, दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी होता है। देखिए, जब मेमोरी शब्द का उपयोग हो तो इसका समझ लेना चाहिए कि हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेन मेमोरी है, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जा सकता है, यह सीपीयू का वो भाग होता है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा है देखो, मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है तथा प्राथमिक तथ्यों की संगणना प्रोग्राम में लिखित निर्देशों के अनुसार करती है। यह मध्यवर्ती तथा अंतिम निष्कर्षों को रिजल्ट देने का काम करती है। मैं आपको समझाऊँ आसान भाषा में। देखिए, ये जो मेन मेमोरी होता है, इसका नाम ही है मुख्य मेमोरी। इसका मतलब है कि हमारा जो मेन वर्क होता है कंप्यूटर का, वो कौन करता है? मेन मेमोरी। मुख्य वर्क मतलब हमने जो भी इनपुट दिया और जो भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो कंप्यूटर में ये प्रोसेस के समय जो मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ, अगर मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन दूंगा तो क्या आपका दिमाग उस समय वर्क नहीं करेगा कैलकुलेशन के लिए? तो उस समय मेमोरी की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन आपको जो पढ़ाया जाता है, क्या वो आप लोग रोज आपके डेटा में सेव हो जाता है क्या? 2 दिन 4 दिन बाद गायब होता है कि नहीं होता है? तो कंप्यूटर को एक ऐसी मेमोरी चाहिए जो हम जिस समय वर्क कर रहे हैं उस वर्क को अच्छे से एग्जीक्यूट करे। यानी कि जो पहला मेमोरी है ना, मेन मेमोरी, ये कंप्यूटर में वर्क करने का काम करता है। यानी कि जो हम काम अभी कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर रहा है? मेन मेमोरी। अभी अब से वो काम करवा रहा है, लेकिन क्योंकि इस टाइम में काम करने के लिए उसको लोड पड़ता है ना, उसको स्पीड चाहिए। अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तब वो सिस्टम हैंग होने लग जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, वर्क ही नहीं करेगा, है ना। तो ऑब्वियसली मेमोरी के अंदर भी सेमीकंडक्टर चिप लगा होता है। तो देखो, मेन मेमोरी को वर्क कराने के लिए यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है आपका रैम और दूसरा पार्ट होता है रोम। मैंने आपको बोला था कि इसको राम नहीं पढ़िएगा, राम और रोम नहीं पढ़िएगा, दिस इज रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। अस्थायी मेमोरी अथवा रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको। ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। यानी कि सबसे ज़्यादा यूज कौन होता है बेटा? रैम। आप, ये नया वर्ड नहीं है आपके लिए, मुझे पता है, सब बच्चे मोबाइल अच्छे से यूज करते हो, तो आपको अच्छे से पता है कि रैम का रोल क्या होता है, ठीक है। जब आप वर्क करते हो, देखते हो कभी कभी चलाते चलाते आपका मोबाइल या कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है। क्यों हैंग होता है? जब आप उसको ज़्यादा यूज करते हो, आप रीस्टार्ट करते हो, आपका मोबाइल फिर से रिफ्रेश अच्छा हो जाता है। इसका क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका रैम उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यानी कि आप जो तात्कालिक जितने भी वर्क करते हो ना, वो सब कहाँ होता है बेटा? रैम के अंदर, ठीक है। तो कीबोर्ड तथा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट डाटा पहले कहाँ जाता है बेटा? रैम में, तथा सीपीयू द्वारा वहाँ से प्राप्त कर लिया जाता है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, रैम में निर्देश कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है तथा कभी भी पढ़ा और लिखा जा सकता है। यहाँ पे एक वर्ड आया था, इसका फुल फॉर्म क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं? रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी एक्सेस करना, रैंडमली। अब जैसे कंप्यूटर में हम लोग फिक्स डेटा पे तो काम नहीं करते हैं ना। जैसे मैंने आपका रिपोर्ट कार्ड ही बनाया, तो हो सकता है कभी मैं रोल नंबर 1 का रिजल्ट देखूँ, कभी रोल नंबर 100 का रिजल्ट देखूँ, नहीं। तो जो रोल नंबर डालूंगा वहाँ से उसका डेटा उठा के देगा ना वो, तो वो कहीं से भी एक्सेस करने में सक्षम होता है। कौन? रैम। ये सारा काम कौन करता है? रैम करता है। ऐसा कुछ होता है रैम, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ रैम। लेकिन रैम, एक बहुत पॉपुलर सवाल आता है कि रैम को किस टाइप की मेमोरी कहते हैं। तो हिंदी में हमने क्या देखा था? इसको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, या इंग्लिश में अगर एक वर्ड कहे तो इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोला था इसको? वोलेटाइल मेमोरी। मैंने आपको वोलेटाइल का अर्थ बताया था कि वोलेटाइल मेमोरी मीन्स जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को बंद करेंगे, यानी कि आप शट डाउन करेंगे, जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा, रैम के सारा डेटा गायब हो जाएगा, फिनिश। उसके अंदर कुछ नहीं बचता है। यानी कि रैम ने डेटा को तभी तक सेव किया जब तक आपका कंप्यूटर या मोबाइल ऑन है। जैसे ही आप ऑफ करोगे, रैम के अंदर कोई डाटा नहीं बचेगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। लेकिन याद रखिएगा, रैम ही वो मेमोरी है जो आपके कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, सारे वर्क को करता है।
इसको स्पीड को मेंटेन करने के लिए एक और मेमोरी होती है जो कैच मेमोरी के नाम से जाना जाता है। कैच मेमोरी की चर्चा अब यहाँ पे नहीं होगी, बट कभी नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैच मेमोरी कंप्यूटर के स्पीड अप पार्ट के लिए नहीं, जैसे आप लोग देखते हो कि कैच डेटा, आप कुछ भी लिखते हो ना इंटरनेट पे या कहीं भी सेव करते हो तो एक मेमोरी में सेव होता रहता है, वो कैच मेमोरी होता है, ठीक है, वो आपकी स्पीड के लिए कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रैम और रोम की। तो रैम के बारे में सब चीज़ क्लियर है, ये प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पार्ट क्या होता है बेटा, रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्या लिखा है, इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। यानी कि अभी रैम कैसा था बेटा, वोलेटाइल, जबकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये अस्थाई होता है। कंप्यूटर को बंद करने अथवा आवृत्ति बंद हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होता। मैंने याद होगा, मैंने आपको जब रोम पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे एक वर्ड यूज किया था बायस का, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और साथ में आपको बताया था कि कंप्यूटर जब चालू होता है तो वहाँ पे बूट होता है, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं उसको स्टार्ट करने को, है ना। यानी कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमको चाहिए, जैसे डेट टाइम कंट्रोल करना। कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा तो सारा सिस्टम सही से कंट्रोल करके उसको वापस चालू करना, उसके लिए भी तो मेमोरी चाहिए ना। तो वो चीज़ें कहाँ सेव होती है, आपकी रोम के अंदर। तो इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो चीज़ें हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, उसको नष्ट नहीं कर सकते। हम कितना भी कर लेंगे ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है। इसके फाइल्स को हम डिलीट करना संभव नहीं है। डिलीट तभी होगा जब इसमें से आप ऑपरेटिंग सिस्टम गायब कर दो, यानी कि हम विंडोज़ हटा देंगे तभी डिलीट होगा, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा। तो ये रैम और रोम किसके पार्ट है बेटा, आपके प्राइमरी यूनिट के पास, मुख्य मेमोरी के पार्ट। इतनी क्लियर हो रही है, ठीक है। अब देखिए ऐसा कुछ रोम होता है आपका, ठीक है, ये आपका रोम का फिगर है। अब रोम के भी आगे पार्ट होते हैं, प्रोग्रामर रीडेबल मेमोरी, ये सब चीज़ें मैं बाद में हम लोग करेंगे। हम लोग सीधा आते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के ऊपर, ठीक है। सेकेंड पार्ट है एक्सटर्नल मेमोरी। देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत क्यों है। हमने डेटा पे वर्क तो कर लिया, लेकिन क्या हमें डेटा को परमानेंटली सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये PDF है मेरे पास तभी तो पढ़ा पा रहा हूँ ना। अगर PDF मैंने सेव करके नहीं रखा होता तो क्या मैं आपको बता पाता, नहीं बता पाता ना। तो आखिर इसको सेव कहाँ करेंगे, कोई चीज़ बनाएंगे तो काम तो कर लिए, बट उसको सेव कहाँ करेंगे। जस्ट लाइक योर नोटबुक, अगर मैं आपको कुछ बनाने के लिए देता हूँ तो आप कहाँ पे मुझे आंसर रख के दिखाओगे, नोटबुक में ना। अगर नोटबुक नहीं रखोगे तो हवा बताओगे क्या कि सर 2 4 ऐसे कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए हमें चाहिए एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, द्वितीयक मेमोरी। और ये ऐसी मेमोरी है जहाँ पे डेटा को सेव किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, जिसमें याद होगा मैंने आपको नाम बताया था हार्ड डिस्क का, ठीक है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी यूनिट या एक्सटर्नल मेमोरी। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके कंप्यूटर में यूज होता है वो क्या है बेटा, हार्ड डिस्क। और मैंने बताया था कि आज के डेट में हार्ड डिस्क का एक अल्टरनेटिव आ चुका है जो उससे ज़्यादा स्पीड में काम करता है। जब नाम क्या बताया था मैंने, SSD, ठीक है, SSD सॉलिड डिस्क ड्राइव, है ना, जो हार्ड डिस्क की जगह पे यूज किया जा रहा है। ये भी परमानेंटली डेटा को सेव करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट है हार्ड डिस्क। तो इस तरीके से इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि देखो ये वर्क तो नहीं कर रहा, लेकिन आपके वर्क को सेव यही कर रहा है, स्टोरेज यहीं पे है, ठीक है। तो ये दोनों मेमोरी एक साथ मिलके एक इसके बाद वो डेटा को सेव कर देता है और फिर फाइनली कहाँ से जाता है, आउटपुट के पास। CPU उसके बाद आउटपुट के पास भेजता है और फिर आपका आउटपुट यूनिट मॉनिटर के ऊपर या प्रिंटर के ऊपर जो चाहिए आपको डिस्प्ले करके दे देता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है ना। ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम था जहाँ पे इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट मिलके एक साथ कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और ये पूरे वर्क को करती है और सक्षम होती है। तो आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे क्लास में हम लोग